हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPSC 105 यानी तुलनात्मक सरकार व राजनीति का परिचय। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट या गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको वेबसाइट पे भी दिया गया है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट करके असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ यही हमारा जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को इजीली परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप अपने एग्जाम में कवर कर लेंगे तो आप भी 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। गेस्ट पेपर को अगर आपने कवर कर लिया हमारी क्लासेस के साथ साथ तो आप भी अपने एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आप सभी हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPSC 105 यानी तुलनात्मक सरकार व राजनीति का परिचय। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और उसके क्षेत्र पर चर्चा कीजिए। तो देखो, तुलनात्मक राजनीति क्या है कि ये ना अलग अलग जितनी भी हमारी राजनीति व्यवस्थाएं जो है, जो भी आपकी संस्थाएं हैं, ठीक है, जितने भी आपके व्यवहार है ना राजनीति से संबंधित, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तुलना करते हैं अलग अलग देशों की राजनीति व्यवस्था की, तो वो आपकी क्या कहलाती है? तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। तो अब हमें इस प्रश्न में क्या बताना है कि इसकी प्रकृति क्या है और इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो देखो, अगर हम इसे छोटे से इंट्रो से समझे तो तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके विभिन्न देशों की जो इसमें जो आपके विभिन्न देश है ना, उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है कि ये समझना होता है कि अलग अलग जो देश है ना, उनकी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है वो कैसे कार्य करती है, ठीक है, उनमें क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं और किन कारणों से राजनीतिक परिवर्तन यहाँ पे हो रहे हैं या होते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति के जो अध्ययन से जो राजनीतिक घटनाएं जो है ना, इन पे कितना गहरा जो प्रभाव है वो पड़ रहा है, वो भी हमें जितनी भी आपकी राजनीतिक घटनाएं है ना, उनसे हमें समझने में मदद मिलती है गहराई से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी तुलनात्मक राजनीति जो है वो आपकी राजनीति विज्ञान की ही एक शाखा है, जिसमें हम अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्था और उसकी संस्था के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक है, जानते हैं, समझते हैं और तुलना भी करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या है कि अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्था को यहाँ पे समझना कि वो कैसे कार्य करती है, उनमें क्या समानताएं होती है, क्या भिन्नताएं होती है और किन कारणों से आपका जो राजनीतिक जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी प्रकृति की बात करें तो पहला पॉइंट क्या कहता है आपका? वैज्ञानिक अध्ययन, यानी तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन है ना, वो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही होता है। इसमें आपके जितने भी तथ्य हैं, तथ्यों का संग्रह किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, तुलना की जाती है, देन उसके बाद आपके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यानी कंक्लूजन फिर निकाला जाता है। तो ये केवल आपका वर्णन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपके कारणों और परिणामों की भी क्या करती है? व्याख्या करती है। वहीं अगर दूसरी प्रकृति की बात करें तो इसमें आपका तुलनात्मक दृष्टिकोण भी हमें देखने को मिलता है, यानी इसका जो मुख्य आधार होता है ना, वो विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं, शासन प्रणालियों और राजनीतिक व्यवहारों की तुलना करके उसके गुण और दोष का अध्ययन करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे तुलनात्मक दृष्टिकोण यहाँ पे क्या कहता है कि जितने भी आपके अलग अलग जो देश है ना, उनकी जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था जो है, शासन प्रणाली जो है, उनका कंपेरिजन यहाँ पे करना और उनकी जितनी भी आपकी गुण जो है, जितने भी आपके दोष जो है, उनका अध्ययन करना इसमें शामिल होता है। वहीं अगर हम बात करें व्यापक विषय की, तो देखो, तुलनात्मक राजनीति केवल आपको यहाँ पे सरकार और संविधान का ही अध्ययन नहीं करती, ठीक है, बल्कि ये क्या कर रही है? राजनीतिक दलों, दबाव समूह, चुनावों, जनमत, राजनीतिक संस्कृति और आपकी जो राजनीतिक विकास जो है, इन जैसे विषयों को इसमें शामिल करती है ये। और आपकी जितनी भी प्रगतिशील जो प्रकृति जो है, ठीक है, प्रगतिशील प्रकृति की अगर हम बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था समय के साथ आपकी बदलती रहती है, इसलिए तुलनात्मक राजनीति भी आपकी निरंतर जो है वो बदलती रहती है। तो आपके जो नए राजनीतिक जो विकास का जो अध्ययन है वो भी हमें कौन बताता है? यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति के द्वारा ही पता चलते हैं। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण, यानी अधिकतम
हम कह सकते हैं जो भी आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण जो है ना यहाँ पे वो आधुनिक युग में जो आपकी तुलनात्मक राजनीति है, ये केवल आपकी एक संस्थाओं का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता, बल्कि लोगों का जो लोगों के जो राजनीतिक व्यवहार है, मतदान की जो प्रवृत्ति है, राजनीतिक सहभागिता है, इसका भी हम क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। वहीं अगर हम बात करें तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र की, तो देखो तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है ना वो बहुत ज्यादा विस्तृत है, बहुत ज्यादा हमें बड़ा यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत आपके निम्नलिखित विषय जो हैं वो शामिल होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, जैसे आपका इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जितनी भी आपकी जैसी जो संस्थाएं होती है ना उसका हमें अध्ययन करने को मिलता है। और विभिन्न देशों में इनके जो कार्य होते हैं उसकी भी तुलना यहाँ पे की जाती है। वही अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या है कि संविधान और शासन व्यवस्था, यानी आपके विभिन्न देशों के संविधान और उनकी जो शासन प्रणाली है, उनके जो कार्य है, उसका भी हमें तुलनात्मक राजनीति में हमें जो अध्ययन है वो देखने को यहाँ पे मिलता है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि राजनीतिक दल और दबाव समूह, यानी राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, संगठन, कार्य प्रणाली तथा दबाव समूह के जो प्रभाव है, इसका भी अध्ययन हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें निर्वाचन प्रणाली की, तो यहाँ पे आपके विभिन्न देशों की जो चुनाव प्रणाली जो है, ठीक है, किस तरीके से वहाँ पे चुनाव की जो प्रणालियों की जो व्यवस्था है वो की गई है, किस तरीके से चुनाव कराए जाते हैं, किस तरीके से आपके मतदान के जो व्यवहार होते हैं वो होते हैं, ठीक है। और जो जितने भी आपके मतलब चुनावी प्रक्रियाएं जो होती है, यानी पूरा प्रोसेस जो होता है आपका इलेक्शन का, उसकी भी यहाँ पे क्या करते हैं, तुलनात्मक राजनीति में तुलना करते हैं अलग अलग देशों की, ठीक है। तो राजनीतिक संस्कृति क्या है? लोगों के जितने भी राजनीतिक विचार जो है, मूल्य जो है, विश्वास जो है, राजनीतिक भागीदारी जो है, इन सबका यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। और आपका साथ के साथ राजनीतिक जो आपकी संस्कृति है, इसके अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। वहीं अगले पॉइंट क्या कहता है कि राजनीतिक विकास और परिवर्तन, यानी राजनीतिक आधुनिकरण, लोकतांत्रिकरण, ठीक है, और राजनीतिक स्थिरता तथा आपका राजनीतिक परिवर्तन की जितनी भी आपकी प्रक्रियाएं हैं उसका यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति में इसको महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सार्वजनिक नीतियों की, तो इसमें सार्वजनिक नीतियों को भी यहाँ पे जोड़ा गया है, यानी विभिन्न देशों की जो नीतियां जो है उसके जो प्रभाव जो है उसकी भी यहाँ पे तुलना करके हमें समझाने का प्रयास किया जाता है कि कौन सी नीति जो है आपकी ज्यादा प्रभावी यहाँ पे रहती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि तुलनात्मक राजनीति की वह महत्वपूर्ण और व्यापक क्षेत्र यहाँ पे माना जाता है। ये विभिन्न देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसकी तुलनात्मक अध्ययन करके राजनीतिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों को समझने में आपकी सहायता प्रदान करती है। इसकी वैज्ञानिक और व्यापक प्रकृति जो है वो राजनीतिक घटनाओं के कारण तथा परिणामों को स्पष्ट करने में भी आपकी क्या होती है, उपयोगी सिद्ध होती है। तो आधुनिक युग में आपका जो वैश्वीकरण है और जो बढ़ते अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है, इनके कारण आपका जो तुलनात्मक राजनीति का जो महत्व है ना वो और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी आपका चीन के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना इसकी क्या भूमिका है, हमें बेसिकली यहाँ पे इस प्रश्न में ये बताना है। तो देखो चीन में ना जो राजनीतिक व्यवस्था जो है, राजनीतिक व्यवस्था में आपकी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे मानी गई है, क्योंकि चीन में आपकी एक दलीय शासन व्यवस्था है और इसके अंदर देश की जो सत्ता है ना वो मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में ही होती है। तो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना है वो वर्ष 1921 में हुई थी और आज भी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से ये एक मानी जाती है, ठीक है। तो चीन के शासन, नीति निर्माण और आर्थिक विकास, सामाजिक जीवन में इस पार्टी की जो केंद्रीय भूमिका है वो बहुत ज्यादा है। यानी आपका चीन के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था जो है ना वो कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे हमें योगदान देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं महत्व देखने को मिलता है। तो चीन के अंदर कौन सी व्यवस्था है? आपकी एक दलीय व्यवस्था है। और इसी के चीन के अंदर क्या है, इस देश के अंदर आपका जो सत्ता जो है ना वो मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में ही है। तो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई? 1921 में हुई। तो आज भी पूरे विश्व के अंदर जो ये पार्टी है ना वो राजनीतिक पार्टियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसके जो चीन का जो शासन है, नीति निर्माण जो है, आर्थिक विकास जो है, इन सभी के अंदर इस पार्टी को केंद्रीय भूमिका के रूप में यहाँ पे देखा जाता है। वहीं अगर हम बात करें इसके महत्व की, तो देखो कम्युनिस्ट पार्टी का महत्व क्या कहता है यहाँ पे कि चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना इसको देश की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति यहाँ पे माना जाता है।
संविधान में भी आपकी जो पार्टी है, पार्टी के जो नेतृत्व का जो महत्वपूर्ण स्थान है वो यहाँ पे दिया गया है। सरकार के साथ यहाँ पे सरकार के सभी जितने भी प्रमुख निर्णय जो होते हैं वो पार्टी के निर्देशन के लिए ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य उच्च अधिकारी सब क्या है, इस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य होते हैं। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि शासन और प्रशासन की भूमिका। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना वो चीन की शासन व्यवस्था का संचालन करती है। ठीक है, तो देश की जो जितनी भी नीतियां होती है, योजनाएं होती है, कार्यक्रम होते हैं, वो सभी किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? आपके कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सरकार, सेना, न्यायपालिका और प्रशासनिक संस्थाएं भी आपकी यहाँ पे पार्टी का जो है प्रभाव, इस पार्टी का इस पे प्रभाव रहता है। तो पार्टी ये सुनिश्चित करती है कि सभी संस्थाएं और उनके जो सिद्धांत है उसी के अनुसार क्या करे, कार्य करे। वही अगला पॉइंट आपका क्या कहता है, आर्थिक विकास की भूमिका, यानी चीन के आर्थिक विकास में जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1978 के बाद पार्टी ने आपका आर्थिक सुधारों और खुले बाजारों की नीतियों को यहाँ पे अपनाया है। इसके परिणाम स्वरूप जो चीन जो है ना वो विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में शामिल हो गया है। तो इस पार्टी ने ना आपका औद्योगिकीकरण, व्यापार, तकनीकी विकास और विदेशी निवेश को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया है। साथ ही उसने आर्थिक विकास के साथ यहाँ पे आपका जो राजनीतिक जो नियंत्रण है इसको भी बनाए रखा है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भूमिका, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो भूमिका है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है ना वो केवल आपका राजनीति और अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी यहाँ पे प्रभावित करती है। यानी शिक्षा, मीडिया, कला और संस्कृति से संबंधित जितनी भी आपकी नीतियां होती है ना ये उसका निर्धारण करती है। ठीक है, उसका निर्देशन करती है। और पार्टी राष्ट्रीय एकता और सामाजिक स्थिरता और देशभक्ति की जो भावना है इसको भी बढ़ाने का ये प्रयास करती है। वहीं अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना पर नियंत्रण, यानी चीन की सेना पर कम्युनिस्ट पार्टी का सीधा नियंत्रण होता है। सेना को राज्य की सेना की बजाय यहाँ पे पार्टी की सेना माना जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर नियंत्रण होने की वजह से ऐसा माना जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, रक्षा नीति के निर्धारण में जो आपकी पार्टी की जो प्रमुख भूमिका है यहाँ पे होती है। इससे पार्टी की जो अपनी सत्ता है और जो देश की जो स्थिरता है वो भी बनाए रखने में ये सफल रहती है। वहीं इसके सामने कुछ चुनौतियां और आलोचनाएं भी हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के सामने। तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो भूमिका है ना इसको लेकर यहाँ पे कुछ आलोचनाएं की जाती है। आलोचकों का मानना है कि एक दलीय व्यवस्था के कारण जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो आपकी सीमित हो गई है। ठीक है, तो विपक्षीय दलों की जो भूमिका है यहाँ पे बहुत कम हो गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे भी यहाँ पे नियंत्रण रहता है। फिर भी चीन जो है ना, चीन की जो सरकार है, चीन की सरकार का तर्क ये है कि ये जो व्यवस्था है ना वो देश में स्थिरता, विकास और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में यहाँ पे सहायक होती है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे निष्कर्ष की, तो इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि चीन में आपकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना वो देश की राजनीतिक व्यवस्था की क्या है, आधारशिला है। शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सारे क्षेत्रों में अपनी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पार्टी ने क्या करा है कि चीन की एक शक्तिशाली और विकसित चीन को ना एक शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस कार्य प्रणाली को लेकर यहाँ पे विभिन्न मत आपके दिए गए हैं। तो चीन के जितने भी आपके राजनीतिक जीवन में जो आपका कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थान जो हमें देखने को मिलता है वो सबसे ज्यादा सर्वोच्च स्तर पे देखने को मिलता है और निर्णायक यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि संसदीय सर्वोच्चता क्या है। अगर हम बात करें संसदीय सर्वोच्चता की तो ये क्या है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी संसदीय सर्वोच्चता जो है ना वो आपकी लोकतंत्र शासन व्यवस्था का ही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ क्या है कि संसद जो है वो आपका राज्य की सर्वोच्च विधि निर्माण की संस्था होता है। उसे कानून बनाने, संशोधित करने तथा समाप्त करने की सर्वोच्च शक्ति यहाँ पे प्राप्त होती है। तो संसदीय सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है वो विशेष रूप से आपका यूनाइटेड किंगडम की शासन व्यवस्था से यहाँ पे विकसित हुआ, जहाँ पे संसद को यहाँ पे क्या माना जाता है, सर्वोच्च कानूनी अधिकार जो होते हैं यहाँ पे संसद को प्राप्त होते हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे संसदीय सर्वोच्चता के अर्थ की, तो देखो संसदीय सर्वोच्चता का अर्थ यहाँ पे क्या है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून जो है वो देश का यहाँ पे सर्वोच्च कानून यहाँ पे उसको माना जाता है और किसी अन्य संस्था जो है ना उसे निरस्त नहीं कर सकती। ठीक है, किसी और संस्था को यहाँ पे अधिकार नहीं होता कि वो उसे निरस्त कर दे। ठीक है, तो संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, पुराने कानूनों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें समाप्त भी कर सकती है।
ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो फेमस जो विचारक जो है एवी डाइसी, इनके अनुसार क्या है कि संसद को ना एक ऐसा अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। कोई भी न्यायालय उसके कानून को अमान्य घोषित यहाँ पे नहीं कर सकता। ऐसा यहाँ पे एवी डाइसी का जो है राजनीतिक विचारक का ऐसा यहाँ पे मानना है। वहीं अगर हम बात करें संसदीय सर्वोच्चता की प्रमुख विशेषता, तो पहली विशेषता क्या है कि कानून निर्माण की जो सर्वोच्च शक्ति जो होती है वो संसद के पास ही होती है। यानी संसद को किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, उसे स्थायी उसकी जो विधायी जो शक्ति है ना वो व्यापक और सर्वोच्च यहाँ पे मानी जाती है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि कानूनों में संशोधन की शक्ति, यानी संसद समय और परिस्थिति के अनुसार अपने जितने भी उसके पुराने जो कानून है ना उसमें वो परिवर्तन कर सकती है और नए कानून को यहाँ पे वो क्या कर सकती है, लागू कर सकती है। यानी जो संसद जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे संशोधन कर सकती है। ठीक है, नए कानून को वो एड ऑन कर सकती है, नए कानून को बना के लागू कर सकती है। वहीं पुराने कानूनों में भी वो कुछ चेंजेस कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। वहीं अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि न्यायालयों की सीमित भूमिका, यानी संसदीय सर्वोच्चता की जो व्यवस्था है इसमें जो आपके न्यायालय है ना वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाते कि ये जो कानून आपने बनाया है वो कब तक वैलिड है, ऐसा नहीं पूछते कोई भी न्यायालय। ठीक है, बल्कि उनका जो कार्य है ना वो केवल कानून की व्याख्या करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके जितने भी कोर्ट हैं, जितने भी आपके न्यायालय हैं, उनकी भी हमें सीमित भूमिका देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है, यहाँ पे संसद के द्वारा जितने भी आपके कानून बनाए जाते हैं ना, जितनी भी व्यवस्था यहाँ पे बनाई जाती है न्यायालयों में, ठीक है, तो संसद के द्वारा जितने भी आपके कानून है वो कितने वैध है, कोई भी न्यायालय इसके ऊपर यहाँ पे प्रश्न नहीं उठा सकता। सिर्फ उनका काम क्या होता है कि वो कानून की व्याख्या करे। वहीं अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व, यानी संसद जो है वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से ही मिलकर बनती है, इसलिए जनता के प्रति ये ज्यादातर आपकी उत्तरदायी होती है और जनहित के लिए ही आपका निर्णय लेने का ये प्रयास करती है और जनहित के लिए ही ज्यादातर ये कार्य करती है। वहीं अगर हम बात करें भारत में संसदीय सर्वोच्चता की, तो देखो भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, लेकिन यहाँ पर आपका पूर्ण संसदीय सर्वोच्चता नहीं है। भारत में संसद शक्ति है, संसद जो है ना शक्तिशाली है, परंतु वह संविधान से ऊपर नहीं है। तो भारतीय संविधान जो है वो देश का सर्वोच्च कानून यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के विरुद्ध हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसे क्या कर सकता है, असंवैधानिक रूप से घोषित कर सकता है। इसलिए भारत में आपके जितनी भी संसदीय सर्वोच्चता जो है, जो न्यायिक सर्वोच्चता जो है, इन दोनों के बीच में क्या बना होता होता क्या इनके बीच में स्थापित होता है, एक संतुलन स्थापित होता है, एक बैलेंस बना हुआ होता है। ठीक है, तो वहीं अगर हम संसद की संसदीय सर्वोच्चता के महत्व की बात करें तो ये क्या कर रही है, आपके लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। यानी ये व्यवस्था जनता के प्रतिनिधियों को निर्णय लेने का अधिकार देती है, जिससे जो आपका लोकतंत्र है वो और भी ज्यादा मजबूत बनता है। वहीं ये क्या करती है, कानून निर्माण में सरलता, यानी संसद जो है आपकी आवश्यकता अनुसार शीघ्रता से नए कानून यहाँ पे बना सकती है और पुराने कानूनों को क्या कर सकती है, उसमें सुधार कर सकती है। यानी कानून बनाने में जो आपकी सरलता जो है वो हमें संसद के अंदर देखने को मिलती है। संसद अपनी आवश्यकता के अनुसार जल्द से जल्द नए कानून बना सकती है और पुराने कानूनों में क्या कर सकती है, वो सुधार कर सकती है। वहीं आपका अगला जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि जनहित की रक्षा, यानी संसद जो है ना वो जनता की आवश्यकताओं और समस्याओं को ध्यान में रख के ही क्या करती है, कानून बनाती है। शासन में स्थिरता, यानी आपकी संसदीय सर्वोच्चता जो है वो शासन प्रणाली को स्थिर बनाने और प्रभावी बनाने में भी सहायता करती है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। निष्कर्ष क्या कहता है कि संसदीय सर्वोच्चता जो है ना वो लोकतांत्रिक शासन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसके अंतर्गत संसद को यहाँ पे कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है। और ये सिद्धांत जो है वो विशेष रूप से आपका यूनाइटेड किंगडम में पूर्ण रूप से आपका लागू है। तो भारत में जो आपकी संसद जो है ना वो अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन संविधान सर्वोच्च है और न्यायपालिका जो है ना, न्यायपालिका को और न्यायिक पुनरावलोकन को यहाँ पे अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार भारतीय व्यवस्था में जो आपका संसदीय सर्वोच्चता है और जो संवैधानिक सर्वोच्चता है, इसके बीच में हमें संतुलन स्थापित यहाँ पे किया गया है, जो लोकतंत्र और नागरिक के अधिकारों की रक्षा को क्या करती है, सुनिश्चित करती है। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि समाजवादी राज्यों के सामने आने वाली कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं, चुनौतियां हैं, उसका आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। यानी समाजवादी जो है वो समाजवादी राज्य
वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन और वितरण के साधन जो है वो मुख्य रूप से राज्य का नियंत्रण उस पे होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना, शोषण को समाप्त करना और सभी नागरिकों को यहाँ पे समान अवसर प्रदान करना होता है। तो यदि आपका समाजवाद का जो लक्ष्य है वो एक है, तो न्यायपूर्ण समाज की यहाँ पे स्थापना होती है। और फिर भी आपका जो व्यवहार है उसमें समाजवादी राज्यों को यहाँ पे अनेक समस्याओं और चुनौतियों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। तो इन चुनौतियों को जो अध्ययन है ना वो समाजवादी व्यवस्था की वास्तविक स्थितियों को समझने के लिए जरूरी होता है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आर्थिक अक्षमता की समस्या, यानी समाजवादी राज्यों में उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व है वो राज्य के पास होता है, और कई बार सरकारी नियंत्रण अधिक होने के कारण जो उत्पादन की जो गति है वो बहुत ज्यादा आपकी धीमी हो जाती है। तो निजी प्रतिस्पर्धा का जो अभाव है वो कार्यकुशलता की कमी उसके अंदर हमें देखने को मिलती है, कम हो सकती है। तो परिणाम स्वरूप जितनी भी आपकी वस्तुएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, इनकी गुणवत्ता और उपलब्धता भी यहाँ पे प्रभावित होती है, और ये समाजवादी व्यवस्था की भी प्रमुख जो है आर्थिक चुनौती यहाँ पे मानी जाती है। वहीं अगला पॉइंट है आपका कि नवाचार और प्रोत्साहन का अभाव, यानी समाजवाद जो है समानता पर बल देता है, लेकिन कई बार इससे व्यक्तिगत पहल और रचनात्मकता को भी पर्याप्त यहाँ पे प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। जब सभी को यहाँ पे लगभग समान लाभ मिलता है, तब कुछ लोगों में अधिक मेहनत करने या नए अवसर आविष्कार करने की जो प्रेरणा है वो कम हो सकती है। तो इससे आपका जो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास जो है उसकी भी जो गति है वो भी प्रभावित यहाँ पे होती है। वहीं अगला पॉइंट आपका क्या कहता है, नौकरशाही का विस्तार, यानी समाजवादी राज्यों में अधिकांश आपका आर्थिक और प्रशासनिक निर्णय जो है वो प्रशासनिक निर्णय जो है वो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। इससे आपकी जो नौकरशाही का जो आकार है वो भी बढ़ता है। अधिकतर जो आपकी सरकारी नियंत्रण के कारण निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है ना वो धीमी हो सकती है, और भ्रष्टाचार की संभावना भी यहाँ पे बढ़ सकती है। तो ये समस्या जो है ना वो जनता और सरकार दोनों के बीच में दूरी पैदा करती है। वहीं अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता की चुनौती, यानी कई समाजवादी राज्यों में एक दलीय व्यवस्था देखने को हमें मिलती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जो होती है ना वो आपकी सीमित हो जाती है, और नागरिकों की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इस पे भी प्रभाव पड़ता है। और आलोचकों का ऐसा मत है कि जो समाजवादी जो राज्य हैं इसमें कभी कभी आपकी राज्य की जो शक्ति है वो इतनी बढ़ जाती है कि लोकतांत्रिक अधिकार जो है आपके वो कमजोर पड़ जाते हैं। वहीं अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि वैश्वीकरण का दबाव, यानी आज जो है विश्व वैश्वीकरण और मुक्त बाजार की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, समाजवादी राज्यों के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ यहाँ पे तालमेल बैठाना एक बड़ी चुनौती है। विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आपको यहाँ पे जो नई नीतियां हैं वो अपनानी पड़ती है, और यदि वे परिवर्तन नहीं करते तो उनका जो आर्थिक विकास है ना वो प्रभावित हो सकता है। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि संसाधनों का उचित वितरण, यानी समाजवादी व्यवस्था का उद्देश्य क्या है कि संसाधनों का समान वितरण करना। लेकिन व्यवहार में जो ये कार्य है ना वो सरल नहीं होता। कई बार आपकी जो योजनाएं होती है ना वो वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं बन पाती। इससे क्या होता है कि कुछ ही क्षेत्रों में आपको यहाँ पे संसाधनों की कमी देखने को मिलती है, और कुछ में आपको यहाँ पे अधिकता यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि जन अपेक्षाओं में वृद्धि, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी जितनी भी आपकी सुविधाएं हैं ये प्रदान करना और जिम्मेदारी समाजवादी राज्य पर अधिक होती है। और जनसंख्या बढ़ने और लोगों की अपेक्षाओं में वृद्धि के कारण ना सरकार पर आर्थिक और प्रशासनिक दोनों ही दबाव यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इन आवश्यकताओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती यहाँ पे बन जाता है। वहीं अगर हम बात करें इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन की, तो समाजवादी राज्यों ने क्या करा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करी हैं। उन्होंने आर्थिक असमानता को यहाँ पे कम करने और गरीबी वर्ग को यहाँ पे उत्थान करने में योगदान दिया है। वहीं दूसरी ओर आर्थिक दक्षता, राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक जटिलता जैसी जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनमें भी उनकी जो प्रभावशीलता है उस पर प्रश्न यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो समाजवाद है ना, समाजवाद के जो आदर्श है, आकर्षक है, लेकिन इनके जो सफल क्रियावन है ना इसके लिए हमें एक लचीली नीतियों का और लोकतांत्रिक मूल्य और प्रभावी प्रशासन की आवश्यकता यहाँ पे होती है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि समाजवादी राज्यों के सामने आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर अनेक चुनौतियां जो होती है मौजूद होती है। इन चुनौतियों का समाधान किए बिना समाजवादी व्यवस्था जो है वो अपने लक्ष्यों को पूरी तरीके से यहाँ पे प्राप्त नहीं कर पाती। इसलिए आधुनिक समाजवादी राज्यों को यहाँ पे समानता, सामाजिक न्याय के साथ साथ यहाँ पे दक्षता, नवाचार और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के बीच यहाँ पे संतुलन स्थापित करना जरूरी होता है, और यही जो है उनकी सफलता की कुंजी होती है।